हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि अपने जीवन स्तर को कैसे उठाएं, कैसे सुधारें। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। हंस पाइल नंबर 1 और मयूर पाइल नंबर 2। ये दो पक्षी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगे, प्यारा लगे, उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल के रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने हंस को चुना था, मेरे बगल में हंस की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके जीवन स्तर को और बेहतर और अच्छा करने के लिए, इसे और उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर टैरो की गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है जजमेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर एस ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक से 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। अपने जीवन स्तर को वर्तमान सिचुएशन से और बेहतर करने के लिए देखिए 2-4 चीज़ें हैं जो आपको पहले समझ लेनी है, उसके बाद आपको काम करना है। इसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो ये समझिए कि किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से, किसी दूसरे के सहयोग से, किसी दूसरे पर आश्रित रहकर आपका जीवन स्तर और ऊपर नहीं उठेगा। इसे और ऊपर उठाने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा दिखता भी है कि आप इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, लेकिन सफलता उतनी सही मात्रा में नहीं मिल पा रही है। जैसे थोड़ा पीछे का देखें तो ऐसा दिखता है कि आपके लाइफ स्टाइल में, आपके जीवन स्तर में कई बार उतार चढ़ाव आ चुके हैं। एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी जिसे आप अपने जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं जो आपको कभी जीवन में भूलाए नहीं भूलेगा। और वो जो भी था, जैसा भी था, वो पास्ट है, भूतकाल है और बीत चुका है। अब आगे चीज़ें दूसरे ढंग से चल रही हैं। जैसे कि आपने पिछले कुछ समय से चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से, सही दिशा में अपने चलायमान रखा है और आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग सही दिशा में है, लेकिन उसमें आपकी जो एग्रेशन है उसे थोड़ी कम करने की ज़रूरत है। यानी कि चीज़ों को, इसको समझना पड़ेगा ना कि चीज़ों को डेवलप होने में समय लगता है। तो जल्दबाजी ना करें और जल्दी जल्दी रिज़ल्ट की उम्मीद भी ना करें, क्योंकि सिचुएशन सेट होने, मुड़ने में, आपके पक्ष में आने में समय लेती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लांट नहीं कर पा रहे हैं वो आपको करना है, और वो है अपने जीवन को प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर के आगे बढ़ना। देखिए, प्रॉस्पेरिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी बुद्धिमत्ता से मिलती है, सोच समझकर, इत्मीनान से, समझदारी दिखाकर और कुछ मामलों में दूसरों की नकल करके। ठीक, अगर आप अपने जीवन को एक सही राह पे लाने की कोशिश करते हैं तो बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जान पहचान में कोई हो, सपोज करिए, जो हमेशा साफ़ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हों या पहनती हों, और उसके कपड़ों को देख करके ये लगता हो कि इसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा और हाई है,
तो जो भी हैं, चाहे आप हैं या चाहे दूसरे लोग हैं, उनको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वरना आप अपनी लाइफ में देखिए, ऐसे लोग हमें अक्सर मिलते हैं जिनके जूते से लेकर कपड़े तक सब ब्रांडेड होते हैं, ठीक, लेकिन उनको जब पहली नज़र में देखिए तो ऐसा लगता है कि कहीं सस्ती मार्केट से इन्होंने कपड़े खरीदे हैं। भले वो मॉल से मंगाएं या ऑनलाइन ब्रांडेड शॉप से ऑर्डर कर रहे हों, लेकिन उनका जो उसको रखने का तौर तरीका है, जिसको हम रहन सहन कहते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता। और वहीं कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो सचमुच सस्ती दुकानों से सामान खरीद रहे होते हैं, लेकिन उनका रख रखाव और बनाव इस प्रकार का होता है कि वो हमेशा ब्रांडेड ही नज़र आता है। तो कभी कभी दूसरों से सीखना चाहिए, इसे नकल करना कह सकते हैं, लेकिन सीखना दोनों चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे फिल्म एकेडमी होती है, उसमें बच्चों को फिल्म बनाना, फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है, तो वहाँ पर उनको रेफरेंस की फ़िल्में दिखाई जाती हैं बच्चों को। उनके कोर्स में होता है कि ये फ़िल्में देखनी है कि देखिए किस तरह की फ़िल्में बनानी होती हैं। और वहीं उनके कोर्स में ऐसी भी कुछ 4, 6, 10 फिल्में होती हैं जिन्हें दिखाया इसलिए जाता है कि देखो इस तरह की नहीं बनानी है, ठीक है। तो आपको अपने सराउंडिंग में थोड़ी निगाह डालनी है, किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को नहीं करना, इसे आपको ऑब्जर्व करना है। और आपको अपनी आइडियोलॉजी में आ रही लगातार की निगेटिविटी को, जो अनायास भी आ रही है, कई बार तो सिचुएशनली नेगेटिव माइंडसेट आता है और कई बार बिना वजह, बिना किसी ग्राउंड के एक नेगेटिव माइंडसेट आ रहा है, उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और जैसा पहले कहा कि दूसरों की परवाह मत करें या दूसरों से उम्मीद ना करें कि इनके द्वारा कुछ मदद मिलेगी तो मेरा जीवन स्तर सही होगा, इसको बिल्कुल भूल जाएं और अपने ऊपर रिलाय करें, अपने ऊपर भरोसा करें, क्योंकि तभी आपके जीवन में चीज़ें एक बेहतर दिशा में आगे बढ़नी शुरू होंगी। अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक जो है गीता, और देखते हैं कि आज की ओरेकल डेक से क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्या एडिशनल सजेशंस आते हैं आपके लिए कि अपने जीवन स्तर को बेहतर करने में आपको और क्या ध्यान देना चाहिए। तो अब जो रीडिंग इसके बाद चलेगी वो 10 कार्ड से पूरी चलेगी, यानी कि 5 ट्रेडिशनल टैरो डेक से और 5 ओरेकल टैरो डेक से। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है डिटर्मिनेशन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है डाउटिंग सोल। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है कॉन्शियस एंटिटी और फोर्थ नंबर पर आपके लिए है प्रोटेक्शन। अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है द सोर्स ऑफ ऑल। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन 5 कार्ड्स का मेरे पास गीता डेक से अपीयर हुआ है। सबसे पहला कार्ड कहता है डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। अगर वाकई आप अपने जीवन के स्तर को और ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आपको जिस चीज़ की पहली ज़रूरत पड़ेगी वो होगी सचमुच में आपका डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन के साथ डाउटिंग सोल का कार्ड कहता है कि अपने डिटर्मिनेशन, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत पर आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपका डाउट आपकी हिम्मत को तोड़ देता है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे और पांडवों को पीछे जयद्रथ ने रोक लिया था, तो उस समय उस चक्रव्यूह में घुसे हुए जब अभिमन्यु चले गए थे, उनको वापस निकलना नहीं आता था। लेकिन अभिमन्यु को एक चीज़ पता थी, एक चीज़ पर पूरा कॉन्फिडेंस था, और वो था कि मैं अर्जुन का पुत्र हूँ और मेरे गुरु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु थे। और उनका कॉन्फिडेंस ये था अभिमन्यु का कि मुझे परास्त नहीं किया जा सकता। और महाभारत की कहानी पढ़िए, टीवी पर देखिए, सुनिए, अभिमन्यु हारे नहीं थे। 7 महारथियों ने मिल करके मारा था, क्योंकि वो रुक नहीं रहा था। उसे परास्त करना किसी एक के लिए असंभव था, इसलिए 7 को मिल करके काम करना पड़ा, ठीक है। वरना उस एक महारथी को हरा पाना किसी एक के लिए संभव नहीं था। अगर वो एक एक करके आते तो शायद उस दिन 7 के 7 मारे जाते, एक एक करके। तो डिटर्मिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को समझें और अपने ऊपर डाउट न करें और अपने आप को उस मेहनत में लगावें जो आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, जिसे हम आपके मैनेजमेंट या फिनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं।
अगली चीज़ है जो आगे श्री कृष्ण का कार्ड बताता है, और वो ये कहता है कि उस डिटर्मिनेशन में अपने आप को इतना ज़्यादा भी प्रेशराइज़ नहीं करना है कि सचमुच का प्रेशर फील होने लगे। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं जीवन में और बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे हाइप बना लेते हैं, और इतना हाइप बना लेते हैं कि अपनी ही एक्सपेक्टेशन, अपने ही हाइपरनेस के बोझ के नीचे दब जाते हैं और जीवन में फेलियर पाते हैं। तो ये कहते हैं कि चीज़ों को ज़रा इजी वे में लेके चलो, ठीक है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि भगवान की भक्ति करने के लिए तपस्या का मतलब तो एक कठिन प्रक्रिया हो गई, तपस्या को महत्व दिया गया है, तो उससे कम महत्व भगवान के ध्यान, स्मरण या जप को नहीं दिया गया है कम, बल्कि कई जगह तो जप को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि भगवान का जप करें। कीर्तन को भी उतना ही महत्व दिया गया है कि तप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जप से भी प्राप्त कर सकते हैं, और कीर्तन करके भी। कीर्तन तो बहुत ही मनोरंजक तरीका है, प्रभु का कीर्तन करते जाना, उनकी धुन में रमे रहना, लेकिन पूर्णता में। अब ऐसा नहीं कि भगवान का कीर्तन चल रहा है और मन कहीं और लगा हुआ है, तो वो कीर्तन नहीं हुआ ना आपका। फिर कीर्तन में फिर मतलब वो दैट मीन्स कि चीज़ों को आप अपने लिए बहुत प्रेशर वाला ना बनावें और अपने माइंड को एक प्रेशर कुकर की तरह ना बनावें। तो जब आप अपने डिटर्मिनेशन में, अपनी मेहनत में, अपने आइडियोलॉजी में एक डाउटलेस पर्सन की तरह आगे बढ़ेंगे, और उस आगे बढ़ने में भी आप एक एन्जॉयमेंट मोमेंट की तरह कि लाइफ को मुझे जीना है, क्योंकि भाई जीवन स्तर उठाने का क्या मामला है कि जीवन स्तर हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमारा जीवन और आसान हो जाएगा, हमारे लिए खुशियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, राइट। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इतनी मेहनत करें कि जीवन स्तर तो ऊंचा उठ जाए, दुनिया को दिख तो रहा है, लेकिन आप अंदर से दुखी पड़े, फिर फ़ायदा कुछ नहीं निकला। तो वो करने के साथ साथ अपने आप को सहज भाव से चलाना है, सहज अपना मन रखना है, और सहजता के साथ प्रभु के यानी ईश्वर के प्रति अपने समर्पण के भाव को रखना है। तब आपकी एक सबसे बड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होगी, जो अभी आप अपने जीवन में अब यहाँ से मैं फिर इधर जा रहा हूँ, अपने वर्तमान जीवन में जैसा कि आप ध्यान दें, ऐसा आप नहीं कह सकते कि मेरा जीवन ग्रो नहीं हो रहा, या लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही, या लाइफ स्टाइल या मेरा जीवन स्तर अगले लेवल पर जाने के लिए काम नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं है कि ये लंबा चलेगा या टिकेगा या इसे हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इस चीज़ में आपको समझना होगा कि आप अपने आप में एक इनसिक्योर मोमेंट को भी साथ में अपहोल्ड किए हुए हैं, जो जब आप अपने आप को सहज करेंगे तो आपको अपने आप में ही एक प्रोटेक्टेड मोमेंट फील हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि अब मैं सिक्योर हूँ और मेरे लिए चीज़ें आसान हो रही हैं, और सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ना, मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल हो रहा है। और उस चीज़ में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो अगला कार्ड मेरा है जो कहता है द सोल ऑफ ऑल। द सोल ऑफ ऑल जो कार्ड है वो कहता है कि अब आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति महसूस करेंगे, जो शक्ति आपको, शक्ति का मतलब ये नहीं आप किसी से लड़ाई करें और जीत जाएं, शक्ति का मतलब आपकी अपनी आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत होती जाएगी जो आपके जीवन की कमियों को स्वतः दूर करती चलेगी। जब तक हमारी आत्मिक शक्ति बेहतर नहीं होती, हम अपने जीवन की कमियों को दूर करने को लेकर के फेल होते जाते हैं। अगर हमारी आत्मिक शक्ति मजबूत ना हो तो हम कितना भी पढ़ाई लिखाई करें वो हमें याद नहीं होता, एग्ज़ाम टाइम में नर्वस हो जाते हैं। हमारी आत्मिक शक्ति मजबूत ना हो तो हम अपनी जॉब में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, इंटरव्यूज़ में गलत आंसर कराते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं, पता होती है, लेकिन जब ज़रूरत होती तो नहीं बोल पाते, उसको व्यक्त नहीं कर पाते। तो आपकी आत्मिक शक्ति में एक ऐसी वृद्धि होगी जो आपके सराउंड्स यानी आपके आसपास में जो परिस्थितियां हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको सही ढंग से यूटिलाइज करने में न सिर्फ मदद करेगी बल्कि एक डिवाइन सपोर्ट देगी, जो आपके जीवन में उस प्रॉस्पेरिटी को लाना शुरू कर देगा जो अभी थोड़ी सी मिसिंग है। और वो प्रॉस्पेरिटी जैसे जैसे आती जाएगी आपका जीवन स्तर उठता जाएगा। एक और चीज़ है, सबसे लास्ट में बताने के लिए रह गई थी, वो आपको बतानी है, उसे ज़रा ठीक कर लीजिएगा। उसे जितना ठीक कर लेंगे चीज़ें उतनी और सेट होकर के बेहतर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा देर तक रात को ना जागिए, थोड़ा टाइमली सोइए और सोने का नियम बना लीजिए, इतने से इतने बजे के बीच में सो जाना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 10 से 11 बजे के बीच में या 11 से 12 के बीच सो जाऊं,
तो उतने के बीच में सो जाइए और उठने का जो समय है उसे भी थोड़ा निर्धारित करिए। ये रूटीन को जब आप सेट कर लेंगे तो आपकी बॉडी एक ऑटो फॉर्मेशन में चली जाएगी, जो आपके अंदर की थकावट, एंजाइटी और एक तरह के स्ट्रेस लेवल को ऑटो मैनेज कर देगी। और आपके लिए चीज़ों को, अपने सराउंडिंग्स, अपने कार्यों को मैनेज करना, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना, अपने को सहज करना, ये सब थोड़ा आसान हो जाएगा। इसे करिए, अपने जीवन को बेहतर करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मयूर को चुना था, यानी मोर। मेरे बगल में लगा दिया गया है पिकॉक। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं अपने जीवन स्तर को और बेहतर करने और ऊंचा उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्ट्रेंथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द स्टार और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में जो चीज़ आपके लिए परेशानी का सबब बनी है या जो चीज़ व्यवधान उत्पन्न कर रही है, वो आपकी सोच के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर आज की रीडिंग में आपको अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। जैसे आप अपने जीवन को थोड़ा ध्यान दें, आपके जीवन में आप अपने संघर्षों में सफल होते रहे हैं, अंततः सफल होते रहे हैं। शुरुआत में आपका मन इन संघर्षों में उतना इन्वॉल्व नहीं होने का होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं जिन्हें आपको झेलना ही है, उस पर काम करना ही है, तो फिर अंततः सफलता मिल जाती है। आपकी योजनाएं थोड़ी देर थोड़ी सबेर, लेकिन उस पर काम हो जाता है और उस पर आपको एक तरह से सफलता मिल जाती है। ईश्वर भी आपके जीवन में कई सिचुएशंस को वापस ठीक कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, रीबैलेंसमेंट हो जाता है और फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में कई बार आ चुकी हैं, आ जाती हैं। धन की जहाँ तक बात की जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपने थोड़ा लग्जरी पर या दिखावे पर या अनायास धन खर्च किया है, लेकिन धन का भी जो फ्लो आपके ओर आता रहता है वो एक सही दृष्टिकोण से तो आता है, लेकिन बीच में आपकी भी कई कमियां हैं जिसकी वजह से उस फ्लो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती जाती है। अगर वो कहीं कहीं डिसीज़न का मामला है, कहीं कहीं चीज़ों को सही ऑपरेट करने या मैनेज ना कर पाने का मामला है, तो उन सारी चीज़ों को अगर छोड़ें तो धन के फ्लो की भी एकदम सही दृष्टि दिखती है। तो सवाल ये उठता है कि आप जिस लिविंग स्टैंडर्ड में हैं और यहाँ से जो और ऊपर उठना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? वो आ रही है आपका डर, आपकी घबराहट, आपकी सोच। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस पोजीशन पर अभी हूँ, यहाँ से और ऊपर उठने में मैं सक्षम नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ, या मेरी तैयारी नहीं है, या परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में नहीं हैं, या लोग मेरे विरुद्ध हैं, षड्यंत्र ज़्यादा हो रहे हैं, शत्रुओं की संख्या बढ़ गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आपकी सोच में दिखता है, लेकिन आपकी सोच में पॉजिटिविटी कितनी है या सच्चाई कितनी है, ये तो आप भी जानते हैं कि ये सच नहीं है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपकी सोच में एक नकारात्मकता आती जाती है। हालांकि आप एक नकारात्मक इंसान नहीं हैं, आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मामले को लेकर जो सोच में निगेटिविटी चलती है वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आज की ओरेकल डेक की हेल्प लेंगे ताकि 10 कार्ड से एक साथ रीडिंग कर सकें। यहाँ पर आज की हमारी ओरेकल डेक है गीता डेक, भगवद गीता डेक। इसके कार्ड्स ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साइज के हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है इक्वल विजन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है सक्सेस इन योगा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है ऑल नोइंग वन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है बियॉन्ड रिलीजन और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ये है ओवरकमिंग फियर। क्योंकि आपका एक फियर दिखता है, 5वां कार्ड जो आखिरी के 5वें कार्ड्स के साथ में इंटरप्रेट करेगा वो वही है ओवरकमिंग ऑफ फियर। देखिए
ये हमारी गीता की डेक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें गीता के ज्ञान से भी ओतप्रोत रहेंगी। और गीता का ज्ञान हमारे मानव जीवन का एक तरह से कहें तो दृष्टिकोण है कि मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर ये जानना है तो गीता पढ़िए। अपने बारे में स्वयं के बारे में आपका अपना विज़न पहले क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम स्वयं को ही गलत समझ लेते हैं और अपनी जो सेल्फ गिल्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्म करती है, सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो आप अगर अपने आप को कुछ मामलों में सही मानते हैं, लेकिन उस मामले में जहां आपको अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में देखना है, सही मानना है और आगे लेके जाना है, वहां अगर आप अपने आप को गिल्टी फुल फील कर जाते हैं या अपने अंदर एक अपराध की भावना आती है या आपका दृष्टिकोण सिचुएशन को निगेटिव परसेप्शन के साथ देखना शुरू करता है, तो आपको अपनी दृष्टि में सुधार करना चाहिए। दृष्टि मतलब आपका विज़न, यानी कि आपका नज़रिया क्या है, उसमें आपको सुधार करनी चाहिए। और ये सुधार करने के लिए आपको बस रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, सिर्फ रियलाइजेशन। अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए उस तरीके से नहीं मूव हो पाएंगी जिस तरीके से मूव होनी चाहिए। जैसे आप अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए अपने पार्टनर, अब यहाँ जब पार्टनर की बात आती है तो अलग अलग लोगों के लिए पार्टनर अलग अलग होंगे। जैसे अब आप अनमैरिड हैं तो आपकी फैमिली पार्टनर है, आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर ही आपके पार्टनर हुए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर भी आपके पार्टनर हुए। तो आपके पार्टनर के साथ आपका एक सही तालमेल चीज़ों को एक रिदम में लेकर के आएगा, और जब तक एक सही तालमेल ना हो, चीज़ें एक सही रिदम में ना हो, उन्हें सही ढंग से ऑपरेट किया जाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सही ढंग से चीज़ों को ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं देंगी जिस तरीके से रिज़ल्ट आना है। ठीक, जैसे मैं एक दिन यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स देख रहा था, तो उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, तो वह कहता मैं वज़न घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे नुस्खे काम नहीं कर रहे। मैं ग्रीन टी बना रहा हूँ लेकिन दूध ही फट जा रहा है। तो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन उसने बड़ी बढ़िया बात कही, मतलब वो एक तरह से कहें तो लाइफ लेसन था। उसने कहा मैं ग्रीन टी बना रहा हूँ लेकिन दूध ही फट जा रहा है। अब आप दूध डालकर ग्रीन टी बनाएंगे तो भाई दूध तो फटेगा। दैट मीन्स कि आपको सही रिजल्ट के लिए सही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सही चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, सही चीज़ नहीं रखेंगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? गलत हो जाएगा, फेलियर मिल जाएगा। और अब अगर उस फेलियर को कोई कहे, वो ग्रीन टी बनाने के लिए दूध डाल रहा है और वो कहे कि भैया इस ग्रीन टी में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ग्रीन टी में नहीं है यार, प्रॉब्लम तुम्हारे में है। दूध नहीं डाला जाता ग्रीन टी, कहाँ दूध डाल रहे। ठीक, तो जब तक आप अपने आप को सही ढंग से ऑपरेट ना करें तब तक चीज़ों को आप सही ढंग से रिजल्ट में ला नहीं पाएंगे। और ऑपरेट करने के लिए पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए अपने आप को जानना कि मैं कितने पानी में हूँ। आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम देना है, आपकी तैयारी कितनी है आपको मालूम है नहीं, आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप हाँ सब तैयार सब तैयार। ऐसे बच्चे होते हैं ना, कई बार उनसे पूछिए क्या चल रहा है, तैयार है, कहते हैं हाँ मेरा तैयार है, बिल्कुल फिट फाट बढ़िया, 40 नंबर लेके आ जाते। अब उनसे नंबर लाने के बाद पूछा जाए कि क्या तैयार था भाई, तो वे दुनिया भर के ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। मैंने तो ऐसे एक्सक्यूज़ भी कुछ लोगों से सुने हैं जहां वो कहते हैं कि टीचर को हमसे खुन्नस है, उनने हमारे नंबर काट दिए। तो ठीक है, लोग कहते हैं तो कहते हैं, मैं किसी के साथ बहस नहीं करता, मोस्टली आर्गूमेंट में नहीं जाता। उनने कहा हमने मान लिया। तो आपका सेल्फ रियलाइजेशन आपको अपने आप में एक नए व्यक्तित्व में आने में मदद करेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ नहीं करनी है, और वो ये है कि आपको सडन सक्सेस पाने के लिए अनैतिकता का दामन नहीं थामना। सडन सक्सेस, अचानक की सफलता मिल जाए, जिसको कहते हैं कि बस लॉटरी लग जाए, तो वो करने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि अगर कभी करिएगा, गूगल करिए, कहीं पता करिए, लॉटरी लग गए वाले मामले में जितने भी लोग अमीर हुए, कोई कंटिन्यूअस मोड में अमीर नहीं रह पाया। चाहे वो लाख की लॉटरी लगी चाहे करोड़ की लगी,
चाहे इंडिया में लगी चाहे यूएस में लगी, कहीं भी लगी, पूरी दुनिया में ये रेशियो है कि वे जिस पोजीशन पे थे, लॉटरी लगी, उनका किस्मत खुल गई, किसी गेम शो में जीत गए प्राइस और अचानक किस्मत यहाँ, ज़िंदगी यहाँ आ गई। कुछ साल वहाँ रही और फिर धड़ाम से नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि वे ऑपरेट सही नहीं कर पाए। आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग सही होना चाहिए। तो अनैतिकता का दामन नहीं थामना। लेकिन जब कहते अनैतिकता का साथ नहीं देना है, तो अब यहाँ आपके लिए, चूंकि ये गीता डेक है तो भगवान कृष्ण की ही बातें हैं, तो कृष्ण कहते हैं आगे कि जब बात की जाती है कि अनैतिकता का दामन नहीं थामना, अनैतिकता नहीं करनी अपने जीवन में, ना अनैतिकता को आने देना है, यानी इमोरलिटी के साथ में बिल्कुल नहीं जाना है, तो यहाँ कहते हैं लेकिन कहीं कहीं किसी सिचुएशन में जब आपकी नैतिकता, आपकी मोरालिटी आपको कुछ ऐसा करने पर कहती है, कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है जो नॉर्मली देखने में ठीक नहीं लगता। ठीक है, जैसे अगर किसी पर्सन से पूछें कि भाई आप जो भी बिजनेस या व्यापार करते हैं उसमें आपको लाभ होता है? हाँ जी होता है। तो फिर अब तो आपके जीवन में काफ़ी सुख सुकून आ गया, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, नौकर चाकर लगे हैं, अब अपने प्रॉफिट को आधा कर दीजिए। अब ज़रूरत क्या है इतना मुनाफा लेने की? ज़िंदगी तो चल रही है। अब जैसे कोई किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कहे कि भैया आपकी तो फैक्ट्री है, आपकी तो बैंक में अरबों रुपए भरे पड़े हैं, अब मुनाफा लेने की क्या ज़रूरत है? आप समाज सेवा करिए, बात खत्म। तो क्या ये सही है? अगर किसी एक दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि हाँ ये नैतिकता हो सकती है। अब उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं, वो चाहे तो प्रॉफिट लेना बंद कर दे, सबको रेट टू रेट सामान बेचना शुरू करे, लोगों का फायदा होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये जो दिखती नैतिकता है ये नैतिकता है नहीं। अब अगर वो मुनाफा ले रहा है और अपने आप को उस अमीर पोजीशन से, उस अरबपति की पोजीशन, अगर हम अरबपति माने, मिलियनर माने, तो मिलियनर से बिलियनर या बिलियनर से ट्रिलियनर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कहाँ गलत है इसमें? किसी दूसरे को गलत लग सकता है। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा था कि मुकेश जी के बेटे की प्री वेडिंग थी, इतना सारा पैसा खर्च, बहुत सारे लोग लिख रहे थे इतना पैसा गरीबों में दे देते, ये कर देते, फलाना कर देते। अरे भाई, बंदा कमा किस लिए रहा था यार? अगर वो आदमी इतने बड़े फंक्शन को, एक अपने बेटे के मैरिज के रिलेटेड फंक्शन को इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, तो फिर क्या फ़ायदा उसकी अमीरी का? फिर तो बेकार, इतना पैसा काहे का, किस काम का? ठीक। और वो वीडियोस भी आए थे जहां उन्होंने गरीबों को भोजन कराया था, जय श्री राम बोलते हुए सबको भोजन परोस रहे थे, अनंत अंबानी खुद कर रहे थे। दैट मीन्स कि नैतिकता और अनैतिकता के बीच में उलझे नहीं, लेकिन इसको ध्यान रखें कि आपके लिए क्या नैतिकता है और आपके लिए क्या अनैतिक है। जो आपके लिए अनैतिक है उससे दूर रहना। दूसरे का मामला नहीं है, दूसरा आपको जज करे ये ठीक नहीं, क्योंकि आप दूसरे के परसेप्शन से घिर गए और दूसरे के परसेप्शन की वजह से ही आप तरक्की नहीं कर पाए। तो दूसरे का परसेप्शन जरा साइड कर दीजिए। अगर कोई ज्ञान देता तो उसको बोले भैया जरा अपना मुंह बंद कर लो, हमें अपना दिमाग लगा लेने दो। आपका परसेप्शन कहता है कि ये अनैतिक है, मत करिए। आपका परसेप्शन कहता है ये नैतिक है मेरे लिए, तो वो करिए। ठीक। स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर एक व्याख्यान में कहा था कि खाली बैठे रहने से अच्छा है चोरी कर लेना। ये स्वामी विवेकानंद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, किसी व्याख्यान में, मुझे याद नहीं किस में है। तो किसी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी ये कहने का क्या मतलब? बोले देखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली बैठना गलत है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो किसी ना किसी काम में लगिए, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, कुछ बिजनेस करिए, कहीं से कुछ खरीद के लाइए, 2 रुपए का लाइए, 2.5 रुपए में बेचिए, कुछ तो करिए। और अगर आप कहते हैं स्वामी जी कुछ भी नहीं, मैं तो चोरी ही कर रहा हूं, तो हाँ भैया ठीक, तो चोरी करना, कुछ तो कर, खाली मत बैठ। दैट मीन्स कि उनका क्या कहना था कि आपको अपने लिए कार्य करना है, आप दूसरों के लिए ना करें। अगर आपको लगता है मेरे लिए ये चीज़ सही है तो करिए सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर वार्निंग भी दे रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं कि नैतिकता, अब जो लोग चोरी करते हैं या गलत कार्य करते हैं उनको पता होता है हम गलत कार्य कर रहे हैं ना, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ उसको प्रेज नहीं किया जा रहा, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है जो रीडिंग में आ रहा है। और उसे करने में जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया और उसे करने में एक हेजिटेशन आती है, तो आपको अपने परसेप्शन से हट करके इस चीज़ पर विचार करना होगा कि क्या आज की दृष्टि में आज मेरे लिए ये करना सही है। सबसे पहले
और अगर हाँ सही है तो उसे करिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके द्वारा कुछ भी ऐसा ना हो जो अनैतिक हो, क्योंकि जब अनैतिक कार्य किए जाते हैं, इमोरल वर्क किए जाते हैं, तो बाद में वे हमें बहुत बड़ी गिल्ट देते हैं। और शुरुआत हमने ओरेकल डेक की करी थी कि आपको अपनी गिल्ट में नहीं रहना, आप स्वयं को अपनी गिल्ट से निकालें, अपने आप को बैलेंस करें, स्वयं को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि वर्तमान में जो सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई है, ये वाकई आपको, मतलब इस रीडिंग की सच में ज़रूरत नहीं है आपको, आपके जीवन की वर्तमान सिचुएशंस जिस दिशा में हैं, अगर आप उस दिशा में इसे आगे बढ़ाएं, नैतिकता के साथ कार्य करें, अनैतिकता से दूर रहें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, स्वयं को पहचानें और करते जाएं, तो आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप खुद बैरियर लगा करके खड़े हैं तो कोई क्या करेगा? तो आपको अपने आप को हटाना पड़ेगा। अपने आप को हटाना बहुत मुश्किल है। हम दूसरों से तो लड़ सकते हैं, खुद से कैसे लड़ें भाई? खुद से कैसे लड़ें? किसी को लगता है कि भाई हम स्कूल नहीं गए तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। किसी को लगता है कि यार हमने ना फला चीज़ की डिग्री नहीं की तो फला विषय हमारी समझ के बाहर है। लेकिन आप अपने आसपास देखिए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे विषयों में डिग्रीज नहीं ली हैं, लेकिन वो उन विषयों में एडिशनली खुद से सेल्फ स्टडी करके, स्वाध्याय करके एक्सपर्ट बने हैं। ऐसे लोग हैं। महान गणितज्ञ आचार्य रामानुजन, ठीक है, महान गणितज्ञ थे। उनको मद्रास यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उनके मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छे थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम थे। एडमिशन नहीं दिया भाई। लेकिन रामानुजन अपने स्वाध्याय में कभी पीछे नहीं हटे, वे लगे रहे। और आज की डेट में मद्रास यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का जो नाम है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, उसका नाम है रामानुजन डिपार्टमेंट। तो आपका स्वाध्याय आपको आगे ले जाता है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम करना है। इस पाइल नंबर 2 में जो रीडिंग है, इसका पूरा निचोड़ क्या है? आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने नेगेटिव परसेप्शन से ओवरकम करना है, अपने आप को ठीक करना है, और अपने आप को जितना व्यवस्थित करेंगे उतना बेहतर होगा। अब उस चीज़ की बात आखिरी में कर लें, जहाँ आपका डाउट आता है कि दूसरे आपको पीछे खींचने में लगे हैं या आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, तो करने दीजिए ना, करने दीजिए भाई। कोई आपको पीछे खींचना चाहता है, दैट मीन्स आप आगे जा रहे हैं। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, मतलब आप सफलता की ओर जा रहे हैं। एक असफल व्यक्ति के विरुद्ध कौन षड्यंत्र करता है? एक नीचे गिरते हुए व्यक्ति के विरुद्ध कौन उसकी लेग पुलिंग करेगा? कोई गिर रहा हो, अब उसकी पैर क्या खींचना हो, तो खुद ही गिर रहा है। आपका लोग पैर खींच रहे हैं, दैट मीन्स आप ऊपर जा रहे हैं ना। ऊपर जाते हुए का ही पैर खींचा जा सकता है, नीचे गिरते हुए का पैर कैसे खींचिएगा? तो इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपकी कैसी लगी, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर पॉसिबल है तो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिए, मैं उसको कभी कभी पढ़ता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने साथी संबंधियों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।